स्टडी विद माइंड के करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। ये करंट अफेयर एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसीएस, सीडीएस, सीएपीएफ, एनडीए और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम आदि में सहायक होंगे। आज की डेट है 3 सितंबर 2020। तो चलिए आज का करंट अफेयर शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना ने दक्षिण चीन सागर पर अपना युद्धपोत तैनात कर दिया है। यह युद्धपोत कौन सी जल संधि के पास तैनात किया गया है? ऑप्शन ए मलक्का जल संधि, ऑप्शन बी पाक जल संधि, ऑप्शन सी टोकरा जल संधि, ऑप्शन डी लुजोन जल संधि। देखिए, चीन की चालबाजियों का हर जगह मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत पूरी तरह तैयार है। गलवान घाटी में चीनी करतूत के कारण हुई हिंसक झड़प के तुरंत बाद भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर के पास दक्षिण चीन सागर में भी अपना युद्धपोत तैनात कर दिया था। सूत्रों के हवाले से यह पहली बार यह जानकारी सामने आई है। यह कदम इसलिए अहम है क्योंकि दक्षिण चीन सागर पर चीन अपना दावा जताता रहा है। नौसेना ने अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के नजदीक मलक्का स्ट्रेट और हिंद महासागर के चीनी नौसेना में प्रवेश मार्ग के नजदीक भी अपने जहाज तैनात किए हैं। इससे चीनी नौसेना की हर गतिविधियों पर नजर रखने में मदद मिली है। मलक्का स्ट्रेट से भी चीनी के कई जहाज तेल एवं अन्य वस्तुओं के साथ अन्य महाद्वीपों से आते हैं। भारतीय नौसेना पूर्वी और पश्चिमी दोनों ही मोर्चे पर किसी भी चुनौती से निपटने के लिए तैयार है। मिशन के आधार पर तैनाती से हिंद महासागर में और उसके आसपास स्थिति को प्रभावी तरीके से नियंत्रित करने में मदद मिली है। मलक्का स्ट्रेट से हिंद महासागर की और चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना विभिन्न स्वचालित पनडुब्बियों, मानव रहित सिस्टम एवं सेंसर भी लगाने की योजना बना रही है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मलक्का जल संधि। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय बाजार के शीर्ष 6 कंपनियों की बाजार पूंजी 1 लाख करोड़ से अधिक बढ़ी है। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी इसमें शामिल नहीं है? ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी एचडीएफसी और आईसीआईसी बैंक, ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस, ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा बैंक और भारती एयरटेल। देखिए, देश की 10 शीर्ष मूल्यवान कंपनियों में से 6 के बाजार पूंजीकरण में पिछले सप्ताह 1 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक सर्वाधिक लाभ में रहे। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से 10 मूल्यवान कंपनियों में से रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल और आईसीआईसीआई बैंक लाभ में रहे। दूसरी तरफ 4 कंपनियां टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, इन्फोसिस और आईटीसी नुकसान में रहे। बाजार पूंजीकरण के लिहाज से सर्वाधिक लाभ में आईसीआईसी बैंक रहा है। 10 शीर्ष मूल्यवान कंपनियों में आरआईएल शीर्ष पर रही। इसके बाद क्रमशः में टीसीएस, एचडीएफसी बैंक, एचयूएल, इन्फोसिस, एचडीएफसी, कोटक महिंद्रा बैंक, भारती एयरटेल, आईसीआईसीआई बैंक और आईटीसी का स्थान रहा। तो इसमें जो है ये टाटा कंसल्टेंसी और इन्फोसिस और 2 है, 10 में से और 2 है, लिख देते हैं यहाँ पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी। ठीक है, ये जो है ये 4 कंपनी अपना जगह नहीं बना पाई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज और इन्फोसिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेन देन में शुल्क लेने के संबंध में बैंकों को सर्कुलर जारी किया है। इस सर्कुलर में कौन से इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों की बात की गई है? ऑप्शन ए गूगल पे, ऑप्शन बी अमेजन पे, ऑप्शन सी पेटीएम, ऑप्शन डी भीम यूपीआई। देखिए, सरकार के निर्देश के बाद भी रुपे कार्ड या भीम यूपीआई से लेन देन पर शुल्क वसूल रहे बैंकों को आयकर विभाग ने सख्त हिदायत दी है। विभाग ने कहा है कि 1 जनवरी से अब तक इस मद में वसूला गया शुल्क रिफंड करे। साथ ही भविष्य में ऐसे लेन देन पर शुल्क कतई नहीं वसूले। डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने और अर्थव्यवस्था में नकदी कम करने के उद्देश्य से के साथ पिछले साल सरकार ने इस संबंध में निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से लेन देन में शुल्क लेने या नहीं लेने से संबंधित आयकर कानून की धारा 269 SU के संबंध बैंकों को सर्कुलर जारी किया है। इसमें कहा गया है कि बैंक इन माध्यमों से होने वाले लेन देन पर कोई शुल्क नहीं लेगा। डिजिटल लेन देन को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने फाइनेंस एक्ट 2019 के धारा 269 SU के रूप में नया प्रावधान जोड़ा है।
इसके तहत पिछले साल में 50 करोड़ रुपए या इससे ज्यादा का कारोबार करने वालों के लिए यह अनिवार्य किया गया है कि वे तय इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान स्वीकार करें। इससे रुपए डेबिट कार्ड, यूपीआई और यूपीआई क्यूआर कोड को चिन्हित किया गया है। सीबीडीटी ने कहा कि दिसंबर 2019 में यह स्पष्ट कर दिया गया था कि इन चिन्हित इलेक्ट्रॉनिक मोड से भुगतान पर कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसके बाद भी कई बैंक अलग अलग तरीके से इस मद में शुल्क की वसूली कर रहे हैं। प्रावधानों का यह उल्लंघन दंडनीय है। बैंकों को इस मद में वसूला शुल्क रिफंड करना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, भीम यूपीआई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में सॉकर प्रेमियों ने मिलकर देश का पहला पेशेवर फुटबॉल क्लब कहां शुरू किया है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी लखनऊ, ऑप्शन डी अहमदाबाद। देखिए, सॉकर प्रेमियों ने मिलकर देश का पहला पेशेवर फुटबॉल क्लब बनाया है। ट्रेक्टो स्वदेश यूनाइटेड नाम से बने इस फुटबॉल क्लब को लखनऊ के फैंस ऑनर्स क्लब ने शुरू किया है। ट्रेक्टो स्वदेश यूनाइटेड के फाउंडर और सीईओ नीरज ने बताया कि इस क्लब को चलाने का विचार उन्हें तब आया जब उनके यूट्यूब चैनल पर सैकड़ों खिलाड़ी उनसे क्लबों में खेलने के बारे में जानकारी मांगते थे। उन्होंने बताया कि उनकी प्रशंसा में ने सीधे उन्हें संपर्क किया और फैंस ऑनर्स क्लब बनाया। अभी इसके 100 सदस्य है। यह अपनी तरह का प्रयोग है जिसमें फैंस ऑनर्स बनकर फुटबॉल को आगे बढ़ाने के लिए इकट्ठे हुए हैं। ट्रेक्टो स्वदेश यूनाइटेड साल 2014 से एक यूट्यूब चैनल चला रहा है। इसमें भारत में के फुटबॉल और फुटबॉलरों से जुड़े मैच और समाचारों को दिखाया जाता है। इस चैनल के में लाखों सब्सक्राइबर हैं। इन्हीं प्रशंसकों को मिलाकर उन्होंने फैंस ऑनर्स क्लब बनाया, जो अब फुटबॉल को प्रमोट करने के लिए हिमाचल प्रदेश में ऊना में उनकी अकादमी खोलने जा रहा है। यह प्रदेश की पहली पेशेवर अकादमी होगी जो पुरुष और महिला टीम को तैयार करेगी। इससे प्रदेश के खिलाड़ियों को मदद मिलेगी। फुटबॉल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए हिमाचल प्रदेश फुटबॉल संघ ने पेशेवर फुटबॉल क्लब ट्रेक्टो स्वदेश यूनाइटेड को राज्य में अकादमी खोलने की अनुमति दे दी है। सॉरी, इसमें हम ऑप्शन गलत लिख दिए हैं। इसमें ऊना होगा। ऊना ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय मौसम विभाग द्वारा जारी एक कथन के अनुसार इस साल सितंबर तक बारिश जारी रहने और सर्दी जल्द पड़ने के आसार है। यह पूर्वानुमान कौन सी परिघटना को देखते हुए जारी किया गया है? ऑप्शन ए अल नीनो, ऑप्शन बी ला नीना, ऑप्शन सी पूर्वी व्यापारिक पवने, ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ। देखिए, देश भर में अगस्त में अधिक वर्षा, हवा की दिशा में परिवर्तन और समुद्र की सतह का पानी ठंडा होना ला नीना के असर की ओर इशारा कर रहा है। इसके प्रभाव से इस बार सर्दी जल्दी और काफी बढ़ सकती है, जबकि बारिश के सितंबर भर जारी रहने के आसार है। चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय की मौसम विशेषज्ञ इस पर नजर रखे हैं। मौसम विज्ञानी सुनील पांडे ने बताया कि अगस्त की वर्षा ने पिछले 44 साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, जबकि हवा में 3 दिन से ठंडक महसूस हो रही है। इसे ला नीना के सक्रिय होने की पूरी संभावना है। इसका असर इंडोनेशिया क्षेत्र, मेक्सिको की खाड़ी, दक्षिणी अमेरिका समेत कई द्वीपों पर पड़ेगा। भारत के दक्षिणी क्षेत्र में भी ठंड का अनुभव होगा। हालांकि अब तक मौसम विभाग की कोई घोषणा या अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करें ला नीना की, तो ला नीना मानसून का रुख तय करने वाली समुद्री घटना है, जो कि 7 से 8 साल में अल नीनो के बाद होती है। अल नीनो में जहां समुद्र की सतह का तापमान बहुत बढ़ जाता है, वहीं ला नीना में समुद्र का सतह का तापमान कम होने लगता है। इसके पीछे बड़ी वजह हवा की दिशा में बदलाव होना है। इसमें समुद्री क्षेत्रों की हवा का रफ्तार 55 से 60 किलोमीटर रहती है। मैदानी क्षेत्रों में यह 20 से 25 किलोमीटर की गति से चलती है। भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर के करीब सक्रिय होता है। इसका असर अन्य महाद्वीपों में आता है। प्रशांत महासागर का सबसे गर्म हिस्सा भूमध्य सागर के नजदीक रहता है। पृथ्वी के घूर्णन के कारण यहाँ हवा पूर्व से पश्चिम की ओर चलती है, जबकि ला नीना में यह परिवर्तित होती रहती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ला नीना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की संयुक्त प्रवेश परीक्षा और मेडिकल के राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा यानी नीट की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए आईआईटी के पूर्व छात्रों ने कौन से पोर्टल को लॉन्च किया है? ऑप्शन ए कंपोज, ऑप्शन बी एडुराइड, ऑप्शन सी विजन, ऑप्शन डी मैकेनिज्म।
देखिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की देश भर की विभिन्न शाखाओं के पूर्व छात्रों ने इंजीनियरिंग के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा और मेडिकल के लिए राष्ट्रीय पात्रता व प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की मदद के लिए एडुराइट नाम से पोर्टल लॉन्च किया है। इसके माध्यम से जरूरतमंद प्रतियोगी छात्रों को परिवहन सुविधा के साथ ही अन्य तरह से भी मदद की जाएगी। कोरोना काल में छात्र परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने को लेकर चिंता जता रहे हैं, वे इसे सोशल मीडिया पर साझा भी कर रहे थे। छात्रों की समस्या के समाधान के लिए आईआईटी आगे आया है। आईआईटी दिल्ली के निदेशक वी राम गोपाल राव ने कहा कि इस पोर्टल विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले छात्रों के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। उन्होंने बताया कि पूर्व छात्रों यानी स्वयंसेवकों और परीक्षा देने वाले छात्रों के रजिस्ट्रेशन के बाद पोर्टल से संपर्क विवरणों का आदान प्रदान होगा। यह स्वयंसेवकों और जरूरतमंद छात्रों को आपस में जोड़ देगा। फिर दोनों परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए आसानी से योजना बना लेंगे। दान किए गए धन से परीक्षा के लिए आयोजन को कैब सेवा देने में मदद मिलेगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, एडुराइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आईआईटी बीएचयू के शोधार्थी द्वारा ई लर्निंग स्टडी में ऑनलाइन स्टडी और एग्जाम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर विकसित किया है? ऑप्शन ए दीक्षा, ऑप्शन बी पढ़ो लाइव, ऑप्शन सी स्वयं, ऑप्शन डी ई लर्न। देखिए, कोरोना काल में शिक्षण व अध्ययन पद्धतियों संचार तकनीक के माध्यम से तेजी से बदल रही है। ई लर्निंग सिस्टम में आईआईटी बीएचयू के शोधार्थी आशुतोष श्रीवास्तव ने पढ़ो लाइव ऑनलाइन स्टडी और एग्जाम का सॉफ्टवेयर टूल विकसित किया है। बीएचयू के अटल एक्यूवेशन सेंटर में उनके स्टार्टअप को पंजीकृत कर लिया गया है। पढ़ो लाइव सुविधाजनक और सरल होने के साथ फीचर्स अन्य वर्चुअल प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा है। आशुतोष श्रीवास्तव के अनुसार जल्द ही पंजाब यूनिवर्सिटी में वो इसे इंस्टॉल कर देंगे। पढ़ो लाइव केवल स्कूलों वो कॉलेज के लिए ही है। इस पर सामान्य बैठकें और बातचीत नहीं हो सकती। बैठकें असीमित समय पर की जा सकती है, जबकि गूगल मीट में 60 व जूम पर 40 मिनट की समय सीमा निःशुल्क है। मीटिंग की रिकॉर्डिंग की बात करें तो पढ़ो लाइव 300 मिनट, गूगल मीट पेड 250 और अनपेड 100, जबकि जूम 100 मिनट और पैसा देने पर 300 मिनट की सुविधा देता है। इसके साथ हाजिरी तैयार करना, परिवहन सेवा, अन्य शुल्क सहित अपनी ईआरपी भी स्कूलों को निःशुल्क देता है। आशुतोष ने बताया कि गूगल मीट प्रति छात्र 124 रुपये शुल्क लेता है, जबकि पढ़ो लाइव में महज 70 रुपये शुल्क रखा गया है। जैसे सुविधाएं भी ज्यादा है। लाइव क्लास, जो कि वास्तविक कक्षा की खूबियों सहित वर्चुअल क्लासरूम है, आइसमेंट के लिए अलग से एक विकल्प होता है, जिससे शिक्षक को कॉपी का मूल्यांकन करने में सहूलियत होगी। क्लासरूम डिस्कशन व सवाल जवाब राउंड के लिए भी इसमें व्यवस्था दी गई है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पढ़ो लाइव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में डीआरडीओ द्वारा विकसित रुस्तम 2 क्या है? ऑप्शन ए एक टैंक, ऑप्शन बी एक लड़ाकू विमान, ऑप्शन सी एक ड्रोन, ऑप्शन डी एक मिसाइल। देखिए, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का अत्याधुनिक ड्रोन रुस्तम 2 दुश्मन के ऊपर मंडराने को तैयार है। डीआरडीओ के देहरादून स्थित डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन लेबोरेटरी में ने रुस्तम की संचार प्रणाली पर काम पूरा कर दिया है। साथ ही इसे बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिक्स डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के सुदूर कर दिया गया है। अब ड्रोन रुस्तम 2 को तैयार करने का काम यही प्रतिष्ठान कर रहा है। रुस्तम 2 की संचार प्रणाली को आरआरडीई में आयोजित इंडस्ट्री मीट में रखा गया। इस अवसर पर डील के वरिष्ठ विज्ञानी दीपक अवस्थी ने बताया कि ड्रोन के फील्ड ट्रायल पूरे कर लिए गए हैं। सभी मानकों पर इसका प्रदर्शन संतोषजनक पाया गया है। उम्मीद है साल भर के भीतर इसे सेना में शामिल कर लिया जाएगा। रुस्तम सेना के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से करीब 250 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है। हवा में यह 40 किलोमीटर की ऊंचाई से दुश्मन की हर हरकत को रिकॉर्ड कर सकता है। इसमें एंटी जाम क्लियर कमांड अपलिंक सिस्टम है, जिसमें इसे ट्रैक नहीं किया जा सकता। इसमें इतना बैकअप है कि यह हवा में 24 घंटे तक छिपा रह सकता है। रुस्तम की संचार प्रणाली को अगर सैटेलाइट से जोड़ा जाए तो इसकी रेंज 1000 किलोमीटर तक बढ़ाई जा सकती है। लिहाजा रुस्तम इतनी दूरी से चित्र, ऑडियो व वीडियो भेजने में सक्षम है। अगर इसमें हथियार फिट किया जाए तो यह टारगेट को भी शूट कर सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एक ड्रोन है, एक संचार ड्रोन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में भारत में कौन से उत्तर पूर्वी राज्य में अनुसूचित जातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की तैयारी की गई है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी नागालैंड।
देखिए, असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि राज्य में 6 जातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के मुद्दे पर गठित मंत्री समूह जल्द ही केंद्र को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। मोरान समुदाय के लिए प्रस्तावित स्वायत्त परिषद भी जल्द ही काम शुरू करेगी। सीएम सोनोवाल ने गुवाहाटी में शनिवार को विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि आज सरकार मोरान समुदाय को प्रभावित करने वाले मुद्दों के समाधान के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। 6 जातीय समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के लिए गठित मंत्री समूह से संबंधित पक्षों से बातचीत भी शुरू कर दी गई है। उम्मीद है कि समूह जल्द ही अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। इसके बाद उसे केंद्र भी भेज दिया जाएगा। जिन जातीय समुदायों के लिए अनुसूचित जनजाति के दर्जे की मांग की गई है उनमें कोच, राजवंशी, ताई, अहोम, चुटिया, मतक, मोरान वो टी ट्राइब्स शामिल हैं। इस दौरान बागजान मिलन ज्योति समूह ने गत दिनों गैस कुएं में हुए हादसे के पीड़ितों को जल्द मुआवजा देने के लिए भी सीएम को ज्ञापन सौंपा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, असम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाल ही में आयोजित ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में कौन कौन से देश विजेता बने? ऑप्शन ए अमेरिका और ब्राजील, ऑप्शन बी फ्रांस और इंग्लैंड, ऑप्शन सी भारत और रूस, ऑप्शन डी चीन और जापान। देखिए, भारत ने पहली बार शतरंज ओलंपियाड जीतकर इतिहास रच दिया। भारत को ऑनलाइन शतरंज ओलंपियाड में फाइनल मुकाबले में रूस के साथ संयुक्त विजेता घोषित किया गया। भारत ने पहली बार इस ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीता है, जबकि रूस ने इसे 24 बार जीता है। फाइनल में उस वक्त अजीबोगरीब स्थिति आई जब भारतीय टीम के सदस्य निहाल सरीन और दिव्या देशमुख को इंटरनेट कनेक्शन चला गया। शतरंज ओलंपियाड का फाइनल में दूसरे राउंड में ऐसा हुआ, जिसके बाद भारत ने आधिकारिक अपील की। इसकी जांच के बाद फिडे अध्यक्ष आर्केडी डोवरकोविक ने दोनों टीमों को ही स्वर्ण पदक देने का फैसला किया। यह पहली बार है जब अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ऑनलाइन प्रारूप से ओलंपियाड का आयोजन करवाया है। कोविड-19 महामारी की वजह से ऐसा किया गया है। इस दौरान भारतीय टीम में विदित गुजराती, पूर्व विश्व चैंपियन विश्वनाथ आनंद, कोनेरू हम्पी, डी हारिका, आर प्रगनंदा, पी हरिकृष्णा, निहाल सरीन और दिव्या देशमुख ने फाइनल मुकाबले में रूस के खिलाफ भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया। फाइनल मुकाबले में पहले रूस को शतरंज ओलंपियाड का विजेता घोषित किया गया, लेकिन भारत ने अपील दायर की और जांच के बाद भारत और रूस दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया गया। यह पहली बार था जब भारत फिडे शतरंज ओलंपियाड के फाइनल में पहुंचा था। इससे अच्छे ओलंपियाड में भारत का सबसे अच्छा प्रदर्शन 2014 में आया था, तब उसके झोली में कांस्य आया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, भारत और रूस। तो ये था आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।